हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आज से हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की थ्योरी सीरीज को भी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के अध्याय 1 पृथ्वी और आकाश की थ्योरी को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यदि आप वीडियोज को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप मेरे लिए तो ताली बजाएंगे ही, साथ ही आप अपने लिए भी प्राउड फील करेंगे। विज्ञान के चैप्टर 1 पृथ्वी और आकाश में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हमें चर्चा करना है। एक बार चलिए इनको जल्दी से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पृथ्वी की उत्पत्ति, दूसरा है पृथ्वी पर वातावरण व जीवों का विकास, तीसरा सौरमंडल, चौथा है सौरमंडल के ग्रह, पांचवा है छाया एवं ग्रहण, छठा है पूर्व में मंगल ग्रह पर जीवन, सातवां आकाशीय पिंड, आठवां भारत व अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान और नवां है मंगलयान का सफल प्रक्षेपण। ये आपका चैप्टर 1 का सिलेबस है जिसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को हम लोग 3-4 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो पहला बिंदु है ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना फ्रांसीसी वैज्ञानिक काम्टे दी बफन, क्या नाम इनका, काम्टे दी बफन ने 1745 ईस्वी में दी थी। बस आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसने परिकल्पना प्रस्तुत की, काम्टे दी बफन। दूसरा बिंदु है वायव्य राशि और निहारिका परिकल्पना, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस कह सकते हैं। तो देखिए, इमैनुअल कांट किसने दिया था इस थ्योरी को, इमैनुअल कांट ने 1754 से 1755 ईस्वी के बीच में वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इनकी परिकल्पना को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा था कि आरंभ में ब्रह्मांड में बहुत छोटे छोटे कठोर और ठंडे पदार्थ थे। अब देखिए, जब कोई भी पदार्थ होता है, कोई कण होता है, अगर उसमें द्रव्यमान है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण तो होगा ही। अब गुरुत्वाकर्षण होने के कारण क्या हुआ कि ये एक दूसरे से टकराने लगे, जैसे एक से दूसरा टकराया, दूसरा से तीसरा टकराया, तीसरे से चौथा टकराया। जब देखिए दो एक दूसरे में टकराएंगे तो उनका आकार बढ़ जाएगा थोड़ा सा, फिर दूसरे से तीसरा टकराएगा तो और आकार बढ़ेगा। तो ऐसे सब एक दूसरे से टकराने की वजह से इनका आकार तो बढ़ा ही, साथ में जब टक्कर हुई तो टक्कर के साथ साथ इनका ताप भी बढ़ा और इनमें गति भी आ गई। तो इस प्रकार से ये काफ़ी बड़े हो गए, ये एक बहुत बड़े वायव्य राशि में बदल गया। अब इसी वायव्य राशि का जो केंद्र वाला भाग है, सेंटर वाला भाग है, ये सूर्य बन गया और इसके किनारे वाले भाग से अन्य ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। सिंपली आप इतना ही समझिए, इमैनुअल कांट ने इसी प्रकार की परिकल्पना को प्रस्तुत की थी। बाद में पियरे साइमन लाप्लास, क्या नाम है इनका, ध्यान रखिएगा, पियरे साइमन लाप्लास ने 1796 ईस्वी में इस वायव्य राशि परिकल्पना में थोड़ा संशोधन किया और एक नई परिकल्पना को दिया जिसको निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस बोला जाता है। चलिए इस परिकल्पना को भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इन्होंने क्या कहा, लाप्लास ने यह माना कि ब्रह्मांड में आरंभ से ही एक बहुत बड़ा सा पिंड था जो कि बहुत विशाल, गर्म और गतिमान था, और इसी को इन्होंने क्या बोला, इस पिंड को इन्होंने निहारिका बोला। जबकि कांट ने क्या बोला था, वायव्य राशि बोला था, इन्होंने निहारिका बोला। इसके बाद इन्होंने कहा कि इस निहारिका के बाहरी सतह से उष्मा का क्षय हुआ। इस जो बाहरी सतह ना, आउटर सरफेस, इससे चारों तरफ से क्या हुआ, ये धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब उष्मा का क्षय हुआ जिससे वह ठंडा हो गया। अब ये ठंडा होने का कारण हुआ अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। लगातार सिकुड़ने की वजह से क्या हुआ, इसकी गति में थोड़ी वृद्धि हुई और इसका अपकेंद्री बल जो बाहर की ओर लगता है वह बढ़ गया। गति के कारण अपकेंद्री बल बढ़ गया। अब इस अपकेंद्री बल के कारण क्या हुआ, इस निहारिका से, इस नेबुला से एक छल्ला, एक रिंग के रूप में एक छल्ला बाहर हुआ। इसके चारों तरफ से एक रिंग के रूप में छल्ला अलग हुआ, ये पूरा छल्ला टूट के इससे अलग हुआ, जो कि एक ग्रह बना। फिर से यही प्रक्रिया दोबारा हुई कि जो अब बचा था, जो अब इससे छोटा बचा था ना, देखिए अब क्या हुआ, एक छल्ला तो अलग हो गया, तो अब ये थोड़ा छोटा हुआ और एक छल्ला यहाँ पे ये बन गया, जो कि छल्ला सिकुड़ के एक ग्रह बन गया। अब ये फिर से दोबारा, ये जो निहारिका है, इसका ऊपरी सरफेस फिर से ठंडा हुआ, फिर से सिकुड़ा और फिर से इसमें अपकेंद्री बल बढ़ गया, जिसकी वजह से फिर से एक छल्ला अलग हो गया, वह दूसरा ग्रह बना। तो इसी प्रकार से बार बार ये प्रक्रिया दोहराई गई, जिससे कि विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ।
तो इस प्रकार से आप इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और पियरे साइमन लाप्लास की निहारिका परिकल्पना को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे बिंदु की ओर। तो ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में बांटा गया। देखिए, कुछ वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि सभी ग्रहों उपग्रहों का निर्माण सिर्फ एक पिंड से हुआ है, तो इसको एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत बोला गया। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि ग्रहों या उपग्रहों का निर्माण सिर्फ एक तारे से नहीं बल्कि दो तारों या दो पिंडों से हुआ है, तो इसको द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत बोला गया। तो आपको एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है और द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत की। अब देखिए, एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। आपने अभी जो ऊपर पढ़ा थ्योरी में, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इन दोनों में ही आपने देखा कि इन दोनों लोग ही आपको बोल रहे हैं लास्ट में कि सभी ग्रह जो हैं एक बड़ा सा पिंड बना, इसी पिंड के बाहरी भाग से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ और केंद्रीय भाग से सूर्य का निर्माण हुआ। तो ये दोनों ही सिद्धांत जो आप ऊपर पढ़े हैं, इन दोनों ही सिद्धांतों को एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक तारे से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। अब दूसरा है द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत, जिसको ड्युअलिस्टिक या बाइनरी हाइपोथेसिस भी आप कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ही कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, जैसे में कौन कौन, चेम्बरलिन व मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना, साथ में जेम्स जीन्स व हैराल्ड जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना। इन दोनों ही परिकल्पनाओं में यह माना गया कि जो ग्रह या उपग्रह बने हैं ये सभी दो तारों के प्रभाव से बने हैं, यानी कि इनका निर्माण दो तारों की वजह से हुआ है, तो इसलिए इनको द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। तो अब मैं आपको संक्षेप में चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना को समझाने का प्रयास करता हूँ। चैम्बरलिन व मोल्टन ने यह माना कि ब्रह्मांड में पहले से ही वर्तमान सूर्य से बहुत बड़े आकार का एक आदिम सूर्य मौजूद था, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि इस सूर्य के पास से होकर एक अन्य विशाल तारा गुजरा, जिसकी वजह से सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस सूर्य के भाग से विशाल मात्रा में कुछ पदार्थ अलग हुए और यही पदार्थ थोड़ा छोटे आकार के थे, जिनको इन्होंने क्या कहा, ग्रहाणु कहा। तो इसलिए इनकी परिकल्पना को ग्रहाणु परिकल्पना कहा जाता है। अब ये ग्रहाणु आपस में मिल के ग्रहों का निर्माण किए। तो ये थी चैम्बरलेन व मोल्टन की परिकल्पना, जिसके अनुसार जो ग्रह या पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है ये दो सूर्य या दो तारों के माध्यम से होती है, इसीलिए इसको द्वैतारक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। अब दूसरा है जेम्स जीन्स व हैराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स व हैराल्ड जेफरी की जो ज्वारीय परिकल्पना है ये भी लगभग चैम्बरलेन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के लगभग समान ही है। इन्होंने भी माना कि ब्रह्मांड में आरंभ में एक बहुत विशाल आकार का सूर्य था, जिसके करीब से होकर एक अन्य विशाल तारा गुजरा। बस इन्होंने कहा कि इस विशाल तारे की वजह से सूर्य की सतह पर ज्वार उठे, जैसे पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता ना सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बलों का, ठीक उसी प्रकार से इस विशाल तारे की वजह से सूर्य की सतह पर विशाल ज्वार टाइड्स उठे। इन टाइड्स से ही की वजह से ही सूर्य से कुछ पदार्थ, विशाल मात्रा में कुछ पदार्थ बाहर निकले, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। इस तरीके से ही कुछ पदार्थ बाहर निकले और यही पदार्थ आगे चलकर ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण करते हैं। और इन लोगों ने यह कहा कि ये जो पदार्थ निकले थे ये पदार्थ सिगार के आकार में निकले थे, कुछ इस तरीके से कि किनारे पे पतले और बीच में मोटे। तो किनारे पे पतले होने की वजह से इधर देखेंगे आप, इस साइड भी छोटे छोटे ग्रह, जैसे कि बुध का निर्माण हुआ, इधर लास्ट में भी प्लूटो को भी पहले ग्रह माना जाता था ना, तो ऐसे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि बीच में बड़े ग्रहों जैसे कि बृहस्पति और शनि का निर्माण हुआ था। तो ये रहा आपका एक तारक सिद्धांत और द्वैतारक सिद्धांत। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वर्तमान में सर्वमान्य और सर्वप्रचलित जो सिद्धांत है वह है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंतेयर थे। कौन थे इसके प्रतिपादक? जॉर्ज लेमेंतेयर। और 1927 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी नाम दिया था फ्रेड होयल ने। इसके बाद इस थ्योरी की विस्तृत व्याख्या किसने किया था? 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 से 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक
गर्म व सघन बिंदु था, उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट को ही बिग बैंग बोला जाता है, और पदार्थ फैलकर गैलेक्सियाँ बनी। ठीक है, एक सघन बिंदु था, उससे उसमें विस्फोट हुआ जिससे गैलेक्सियाँ बनी, उन्हीं गैलेक्सियों से फिर अरबों तारों और फिर ग्रहों का निर्माण होता है। अब आपको अपनी आंख एक बार बंद करना है और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हमने जितनी भी परिकल्पनाओं को पढ़ा है उनको एक बार रिवीजन की करना है। हमने देखा कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले जो परिकल्पना दी थी वह काम्टे दी बफन ने दी थी। काम्टे दी बफन, आप बफन नाम भी याद कर सकते हैं। दूसरा, इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। तीसरा, पियरे साइमन लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। उसके बाद चेम्बरलेन व मोल्टेन की ग्रहाणु परिकल्पना, और उसके बाद हमने जेम्स जीन्स व हेराल्ड जेरेफी की ज्वारी परिकल्पना को पढ़ा, और अंत में हमने महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेर ने किया था। अब हम लोग दूसरे बिंदु की ओर बढ़ेंगे। दूसरा बिंदु है पृथ्वी पर वातावरण व जीवों का विकास कैसे होता है, हम इसको समझेंगे। पृथ्वी पर वातावरण और जीवन का विकास लगभग 4.5 अरब वर्षों की एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या होता है, पृथ्वी पर वातावरण का निर्माण होता है, तत्पश्चात ही पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां तैयार होती हैं, तभी जीवन का विकास संभव हो पाता है। तो हमें सबसे पहले पृथ्वी के वातावरण के बारे में अध्ययन करना है, कैसे वातावरण का निर्माण होता है। तो ये 3 बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आदिम वातावरण, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। समय है लगभग 4.5 से 4 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी उस समय क्या होती है, आग का दहकता गोला होती है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसे कुछ गैसें निकलती हैं। लेकिन उस समय तक इस एटमॉस्फेयर में या पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी, मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतने के साथ पृथ्वी का तापमान कम होने लगता है, और ये जो जलवाष्प है ये बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे क्या होता है, महासागर बनते हैं, पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण होता है। अब देखिए आगे, अब ऑक्सीजन क्रांति आती है। ऑक्सीजन क्रांति का मतलब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। समय है लगभग 2.5 से 2 अरब वर्ष पूर्व। जो महासागर बने थे उन्हीं महासागरों में साइनोबैक्टीरिया नामक कुछ सूक्ष्म जीव विकसित होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करना शुरू करते हैं। अब ये ऑक्सीजन ओजोन परत के रूप में परिवर्तित होती है। ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। ये तैयार होती है ओजोन परत, जिसके पश्चात ही जमीन पर जीवों को उत्पन्न होना सक्षम हो पाता है। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वर्तमान आधुनिक वातावरण का निर्माण होता है। आधुनिक वातावरण में आप देखेंगे नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में दिखती हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल वातावरण का निर्माण हो जाता है। अब आगे देखिए, जीवन का विकास। पृथ्वी पर जीवन का विकास किस प्रकार से होता है, इसको भी हम लोग 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति। समय है लगभग 4 से 3.5 अरब वर्ष पूर्व। जो महासागर बने थे उन्हीं महासागरों के आदिम सूप या जलीय तापीय छिद्रों में जीवन की शुरुआत होती है। ये जो पहले जीव विकसित होते हैं ये एक कोशिकीय और रसायन विषम पोषित है। इसके पश्चात क्या होता है, जटिल जीवन का शुरुआत होता है। जटिल जीवन 1.5 से 1 अरब वर्ष पूर्व बहुकोशिकीय जीवों का विकास होता है। इसके पश्चात होता है कैम्ब्रियन विस्फोट, लगभग 540 मिलियन वर्ष पूर्व या 54 करोड़ वर्ष पूर्व में विविध प्रजातियां बनती हैं। कैम्ब्रियन विस्फोट कोई ऐसा बम ब्लास्ट नहीं है, कोई विस्फोट नहीं है, ये वह टाइम पीरियड है, वह काल है जिस समय अचानक से पृथ्वी पर अनेक विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास हो जाता है। बहुत कम समय में बहुत तेजी से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। ओजोन परत बनने के बाद पहले पौधे बनते हैं, फिर अकशेरुकी और उसके पश्चात कशेरुकी जीवन या जीव भूमि पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन का विकास होता है। आप इन सब बिंदुओं को संक्षेप में समझ सकते हैं कि पृथ्वी के ठंडा होने से वातावरण का निर्माण होता है। तत्पश्चात महासागर बनने पर महासागरों में एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होती है और वो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जिससे ओजोन परत बनती है। तत्पश्चात उन्हीं एक कोशिकीय जीव विकसित होकर
जटिल जीव के रूप में विकसित होकर भूमि पर आ जाते हैं। ठीक है। सौर परिवार या सौरमंडल, जिसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, इसका परिचय देखिए। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य इस मंडल का केंद्र है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, तत्पश्चात ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के बारे में भी पढ़ा जाएगा। सबसे पहले सूर्य को देखिए। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्योंकि सूर्य के पास स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होता है, इसलिए यह एक तारा है। सौरमंडल के अन्य सभी पिंडों जैसे कि ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि का जो जन्म हुआ है वह सूर्य से ही हुआ है। इसके पश्चात आप सूर्य का संगठन देखें तो सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य चीज़ें 2.5% मिलती हैं। सूर्य पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर हीलियम के 1 परमाणु बनाते हैं, जिसमें ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसकी सतह का ताप, इसके केंद्र का ताप होता है 1.5 गुणा 10⁷ डिग्री सेल्सियस। वहीं सतह का ताप जो होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो लगभग 5800 केल्विन 5800 केल्विन के बराबर होगा। ये दोनों बातें ही पूछी जाती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, सतह का ताप। इसके पश्चात 2-3 बिंदु सूर्य से पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर क्या होता है? सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर प्रकाश मंडल के किनारे को कहते हैं। सूर्य किरीट या कोरोना क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। और सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है। देखिए, ये जो सूर्य है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाती है, इसलिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कभी ज़्यादा तो कभी कम होती रहती है, थोड़ा घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो औसत दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है, और इसी दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोला जाता है। अब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं बिंदु 4, सौरमंडल के ग्रह। तो ग्रह क्या होते हैं? प्लेनेट बोलते हैं इनको। सौर परिवार में 8 मुख्य ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। आप इनका क्रम देख सकते हैं। ये रहा सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको इंग्लिश में भी ध्यान रखिए क्योंकि इंग्लिश नेम भी पूछा जाता है। बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। और इसी क्रम में आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, इनका क्रम भी मैंने आप नीचे लिखा हुआ है। इनका क्रम आपको 3 तरीके से याद रखना है। सूर्य से दूरी के अनुसार, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। एक बार आप आंख बंद करिए, वीडियो को पॉज करिए और वह क्रम आप बताइए, ठीक है। दूसरा देखिए, पृथ्वी से दूरी के अनुसार। पृथ्वी से दूरी के अनुसार अगर एक बार आप देखें, एक बार डायग्राम में देखिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा याद रखना आसान होगा। ये रही पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे पास जो है वह शुक्र है। आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा, कई बार भूल जाता है। या देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, यह सबको याद रहता है, लेकिन पृथ्वी के नज़दीक जो है वह शुक्र है। आप ऐसे याद करिएगा, शुक्र है कि पृथ्वी के पास शुक्र है, शुक्र है कि पृथ्वी के पास शुक्र है। इस तरीके से शायद आपको याद रह जाएगा। सबसे पास में शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। देखिए एकदम क्रम से है, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। ये रहा आपका पृथ्वी से क्रम, पृथ्वी से दूरी में क्रम। देखिए अब यहाँ पर पृथ्वी से बताना है अगर, तो पृथ्वी से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आगे देखिए, आकार के अनुसार भी आपको याद कर लेना चाहिए। सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसको भी याद करना बहुत आसान है। ये देखिए बाहर वाले चारों हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, जो आपने अभी क्रम ऊपर याद किया था। तो ये रहा आकार के अनुसार। अब हम लोग एक एक करके सभी ग्रहों की विशेषताओं को देखेंगे। बुध यानी कि मरकरी, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है ये, और ये सबसे छोटा है, सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है, मतलब दिन में इसका तापमान लगभग 427 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो ये लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है।
यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर होता है। इसका परिक्रमण काल रोटेशन सूर्य के चारों ओर यह सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। इसकी गति जो कक्षीय गति है ये सबसे तेज होती है। ठीक है, अब शुक्र वीनस के बारे में देखिए। ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी की भगनी या बहन भी कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसका चक्रण पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस बिंदु पर मैं आगे समझाऊंगा आपको ये चक्रण क्या है, पूर्व से पश्चिम। अभी याद करिए इसका चक्रण कैसे है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की भगनी या बहन कहा जाता है। इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। और इसका परिक्रमण काल 225 दिन है। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी, अपने अर्थ के बारे में। अर्थ जो है हमारी, जो सौरमंडल के ग्रह हैं उसमें आकार के अनुसार इसका 5वां स्थान आता है। तो आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। ये अपनी अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और अपने कक्षा तल पर इसका झुकाव 66.5 अंश है। इसका विषुवतीय व्यास आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी पॉइंट मैंने आप यहाँ पे लिखे हैं सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। इस पर कुल जल जो है वह 71% और स्थलीय भाग है 29%, जिसको आप 3/4 और 1/4 के रूप में भी पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल लगभग 3/4 और स्थल लगभग 1/4 है। इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता है, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। आगे देखिए, इसका परिक्रमण काल यानी रोटेशन मतलब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड में लगाती है। ये एग्जैक्ट भी कोशिश करिए आप याद करने का, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इसका परिभ्रमण काल रिवोल्यूशन अपने चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। अब मंगल यानी कि मार्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलिपस मेसी। ये मंगल ग्रह पर स्थित है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। साथ ही पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पर है। ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। जो डीमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल है वह 687 दिन के बराबर होता है। अब हम लोग आएंगे बृहस्पति की ओर। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है। इसको पीला ग्रह भी बोला जाता है। और इसका जो एक उपग्रह है गैनीमीड, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे हमने डीमोस को पढ़ा, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, वैसे गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है यह 12 वर्ष के बराबर होता है। अब हम लोग शनि को देख लेते हैं। शनि यानी कि सैटर्न, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। किसके बाद? बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं और इन वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। इसका घनत्व तो बहुत कम है, घनत्व तो सबसे कम है। इतना कम है कि इसे पानी में रखने पर यह तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व है ना वो पानी से भी कम होता है। ये इसके पास क्या है? सर्वाधिक उपग्रह हैं, लगभग 146 से अधिक इसके उपग्रह हैं। अभी हाल ही में नए नए उपग्रहों की खोज होती रह रही है, न्यूज में आती रहती है, तो इसलिए एग्जैक्ट संख्या बताना तो अभी मुश्किल है, लेकिन यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। इसका एक उपग्रह है टाइटन, इसको आपको ध्यान रखना है, इस टाइटन उपग्रह को याद रखना है। इसका परिक्रमण काल कितना है? 29.5 वर्ष है। अरुण यानी कि यूरेनस, इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। इसका भी चक्रण शुक्र के समान पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर यह है इसका चक्रण। अपने अक्ष पर अत्यधिक झुके होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और यहाँ पर मीथेन की अधिकता होने के कारण इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख उपग्रह हैं टाइटेनिया, एरियल और मिरांडा।
इसका परिक्रमण काल कितना है? 84 वर्ष है। अब हम लोग वरुण को देखते हैं, नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने किया था। इसका एक जो प्रसिद्ध उपग्रह है वह है ट्राइटन। परिक्रमण काल इसका है सर्वाधिक सर्वाधिक परिक्रमण काल है, लगभग कितना है इसका? 164.8 वर्ष के बराबर है। अब कुछ नोट पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए, शुक्र यानी कि वीनस और अरुण यानी कि यूरेनस, शुक्र और वरुण को छोड़कर सभी ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, जिसको दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, की ओर घूमते हैं। किधर? पश्चिम से पूर्व। जैसे देखिए, ये होगा आपका कोई एक ग्रह, पृथ्वी को ले लीजिए, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इधर से इधर की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी पर क्या होता है कि सूर्योदय पूर्व की ओर होता है। ठीक है, लेकिन शुक्र और अरुण में जस्ट यही चीज अपोजिट होती है, इसके उल्टा होती है। यहाँ इन दोनों का चक्कर कैसे होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। कैसे होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्योदय किधर देखने को मिलेगा आपको? पश्चिम की ओर देखने को मिलेगा। ठीक है, यही बिंदु लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट 2, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किनको किनको? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि को, इनको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद, शनि के बाद अरुण और वरुण को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपके पास टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी होना चाहिए। नोट पॉइंट 3, सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। आकाश में, सौरमंडल में आपको दिखने वाला सबसे चमकीला तारा सीरियस या डॉग स्टार है। इस बिंदु को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब तक आप पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छाया एवं ग्रहण। पॉइंट नंबर 5, छाया एवं ग्रहण। छाया यानी कि शैडो क्या होता है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार होने से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। इसी छाया के दो भाग होते हैं, एक पृच्छाया अम्बरा और दूसरा उपछाया पेनुम्ब्रा। देखिए, वस्तु की छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है उसको प्रच्छाया कहते हैं, तथा प्रच्छाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश इधर की तरफ आ रहा है और बीच में एक अपारदर्शी वस्तु रखी गई है। इस अपारदर्शी वस्तु की वजह से इधर प्रकाश नहीं हो पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे गहरा काला भाग बना हुआ है जिसको हम पृच्छाया बोलते हैं। और इसके किनारे किनारे पर दोनों साइड आप देख सकते हैं ये वाला भाग, इसको उपछाया कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ग्रहण के बारे में देखेंगे। ग्रहण यानी कि इक्लिप्स, यह एक खगोलीय घटना है जब कोई एक खगोलीय पिंड दूसरी खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है तो उसे ग्रहण कहते हैं। ग्रहण में पहले सूर्य ग्रहण देखेंगे हम लोग, यानी कि सोलर इक्लिप्स। ये कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और यह अमावस्या के दिन होता है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वह बीच में चंद्रमा के आ जाने की वजह से नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। ये कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है तो यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। और ये कब होता है? यह होता है पूर्णिमा के दिन। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आप फिर से डायग्राम में देख सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ गए हैं। बीच में क्या है? पृथ्वी है, जिसकी वजह से सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है और इसको हम लोग चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्व में मंगल ग्रह पर जीवन। ये एक बिंदु है जिसमें से कुछ लाइनें हम लोग देखेंगे। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर प्राचीन काल में जीवन के अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के अध्ययनों से ये संकेत मिले हैं कि क्या मिले हैं कि मंगल की सतह पर कभी तरल जल मौजूद था
वहाँ की चट्टानों और मिट्टी में कार्बनिक यौगिक पाए गए हैं। मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में जल आज भी मौजूद है। पुराने समय में वहाँ का वातावरण घना और गर्म रहा होगा, जिससे सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व की संभावना थी। हालांकि वर्तमान में मंगल का वातावरण अत्यधिक ठंडा और पतला है, जिसके कारण वहाँ जीवन के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का शोध अभी जारी है। नासा ने वहाँ पर मंगल ग्रह पर अपना परसिवरेंस रोवर भी भेजा हुआ है। हमने भी अपना मंगलयान चला रखा है। तो इन मिशनों के माध्यम से ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ पर मंगल ग्रह पर कभी न कभी जीवन रहा होगा। वर्तमान में हालांकि ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ तो नहीं दिख रही हैं, फिर भी अभी यह रिसर्च चल रहा है। अब हम लोग अगला बिंदु देखेंगे, आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं आकाशीय पिंड कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में गैलेक्सी, देखिए अरबों तारों, गैस, धूल, ग्रह, उपग्रह, निहारिकाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को जो गुरुत्वाकर्षण बल से एक साथ बंधे रहते हैं गैलेक्सी या मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। ये सब टर्म ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी, मंदाकिनी या आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सूर्य स्थित है, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसको दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। और इस मिल्की वे का जो आकार है ये सर्पिलाकार है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद अगर हमारे नज़दीक, अगर सपोज करिए हमारी आकाशगंगा ये है, इसमें हमारा सूर्य यहाँ पर स्थित है, और तब हमारी जो पड़ोसी या सबसे पास की जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हमारी सबसे निकट की जो गैलेक्सी है वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब अगला देखेंगे हम लोग तारामंडल के बारे में, कॉन्स्टेलेशन। तारामंडल आकाश में दिखाई देने वाले तारों के ऐसे समूह को कहते हैं जो पृथ्वी से देखने पर किसी विशिष्ट आकृति या पैटर्न, जैसे कि शिकारी, भालू या कोई पौराणिक चरित्र के रूप में प्रतीत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा कुल 88 मान्य तारामंडल है। कितने? 88। जैसे कि कुछ तारामंडल के नाम आप लोगों ने सुना होगा, सप्तर्षि तारामंडल, वृश्चिक तारामंडल, ओरियोन तारामंडल। सप्तर्षि तारामंडल तो आप लोग जरूर ही सुने होंगे, 7 तारों का समूह कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। अब ध्रुव तारा की बात कर लेते हैं। ध्रुव तारा यानी कि इसको पोल स्टार भी बोला जाता है। यह हमेशा उत्तर की दिशा में दिखाई देने वाला एक चमकीला तारा है, जिसकी सहायता से प्राचीन समय में दिशा का ज्ञान लिया जाता था। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग तारों के बारे में। सेलेस्टियल बॉडी में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आकाशीय पिंड, तो इसमें हम लोग जितने भी पिंड आते हैं छोटे छोटे उन सबको हम लोग एक एक लाइन में देख लेंगे। तारे वे पिंड जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही उत्सर्जित करते हैं, उन्हें तारे कहते हैं। जैसे कि आप सूर्य के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रहों के बारे में भी देख लीजिए। जो तारों की परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। आप सौरमंडल के 8 ग्रह को पढ़ चुके हैं। अब बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? देखिए ये प्लूटो, सेरेस और एरिस ड्वार्फ प्लैनेट के देखिए एग्जाम्पल हैं तीनों। कौन कौन? प्लूटो, सेरेस और एरिस। तो ये प्लूटो, सेरेस और एरिस जैसे छोटे ग्रह हैं जो ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आकार में बहुत छोटे होते हैं। उन्हें बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। अब प्लूटो के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। प्लूटो भी क्या है? एक बौना ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट है। कभी ये हमारे सौरमंडल का भाग हुआ करता था, 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन अभी इसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। यह कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में ग्रह की नई परिभाषा तय की, जिसके आधार पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए उपग्रहों के बारे में। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड, जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी का एक उपग्रह है ना चंद्रमा, तो इनको हम लोग उपग्रह या सैटेलाइट बोलते हैं। कभी कभी इसके लिए इंग्लिश मून भी यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप मून से सिर्फ चंद्रमा समझते हैं, लेकिन अन्य जो ग्रह हैं उनके उपग्रहों को भी कभी कभी मून कहा जाता है इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा, जो उपग्रह की अंग्रेजी सैटेलाइट भी होती है, मून भी होती है, दोनों को ध्यान रखेंगे। और जो हमारा सैटेलाइट चंद्रमा है इसकी तो इंग्लिश मून होती ही। अब देखिए यहाँ पर बुध के बारे में देखिए। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा देखिए मंगल। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नाम याद होना चाहिए आपको। बृहस्पति के लगभग 95+ उपग्रह हो चुके हैं,
जिसमें से गैनीमीड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यूरोपा का भी नाम याद रखेंगे। शनि का देखिए उपग्रह, शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। 146 प्लस उपग्रह हो चुके हैं इसके, जिसमें से एक इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। अरुण यानी कि यूरेनस, इसके 27 उपग्रह हैं, जिसमें से मिरांडा, एरियल और टाइटेनिया, ये कुछ आपको याद रखने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिरांडा, एरियल और टाइटेनिया। वरुण के देखिए नेपच्यून के 16 उपग्रह हैं, जिसमें से ट्राइटन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन बन सकता है, शनि का है टाइटन और नेपच्यून का है ट्राइटन, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो आप चाहें तो इस स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में देखेंगे। चंद्रमा कुछ मुख्य बिंदु इससे संबंधित। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। इसकी परिक्रमण अवधि, रोटेशन, जो ये पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, ये 27.3 दिन में लगा लेता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। जो चंद्रमा हमको चमकते हुए दिखता है रात में, तो वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहा होता है। यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें जल का अभाव है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की 1/6 होती है। यहाँ की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी से 1/6 है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा यानी कि टाइड्स उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी से इसका हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखिए, सन 1969 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी जानकारी है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर जाने वाले पहले मानव थे। किसने भेजा था? नासा यानी कि अमेरिका ने भेजा था। अपोलो 11 मिशन था और इस मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर जाने वाले पहले मानव थे। तो नील आर्मस्ट्रांग को बहुत लोग याद रख पाते हैं, लेकिन बज एल्ड्रिन को नहीं याद रख पाते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा कठिन जब पेपर बनता है तो उसमें ये सब भी, ये नाम भी पूछ लिया जाता है, बज एल्ड्रिन का भी। सन भी याद रखिएगा, 1969। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, बर्फ, धूल और चट्टानों से बने पिंड जो सूर्य के पास आने पर चमकीली पूंछ बनाते हैं, ये होते हैं कॉमेट्स। 10वां पॉइंट है उल्काब, उल्का और उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स और मेटेराइट्स। तीनों को देखेंगे हम लोग बारी बारी से। देखिए, उल्काब या मेटेरॉइड्स क्या होता है? अंतरिक्ष में घूमता हुआ चट्टान या धातु का छोटा टुकड़ा होता है। अब जब यही धातु का टुकड़ा, जब यही धातु का टुकड़ा यानी कि उल्काब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायु के साथ तेज घर्षण के कारण वह जलने लगता है और चमक पैदा करता है। यही जलता हुआ टुकड़ा टूटता हुआ तारा भी यानी कि शूटिंग स्टार भी कहलाता है। देखिए क्या है कि जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल नहीं, जो आपका सौरमंडल है, उसमें कुछ छोटे छोटे धातु के टुकड़े या चट्टानें होती हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने पर इसके वायुमंडल में आते हैं। वायुमंडल में आने पर घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। तो जलने की वजह से ये हमें टूटते हुए तारे के रूप में दिखते हैं, जिसको हम लोग देखकर अपना विश मांगते हैं। ठीक है, आप सुने होंगे ऐसा कहानी। तो अब कभी कभी क्या होता है कि यही जो टुकड़े हैं ये पूरी तरीके से वायुमंडल में नहीं जल पाते हैं और वह धरती पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पे सतह पर आकर गिर जाते हैं, जिनको उल्का पिंड यानी कि मेटेओराइट कहा जाता है। देख सकते हैं इसके बारे में। यदि उल्काब का कोई हिस्सा वायुमंडल में पूरी तरह से जलने से बच जाता है और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। ये पृथ्वी पर गड्ढे यानी क्रेटर बना सकते हैं, जैसे कि आप लोनार झील का नाम सुने होंगे महाराष्ट्र में, वो एक क्रेटर झील है जो कि उल्का पिंड के टकराने से बना हुआ है। तो फिर से इन तीनों पॉइंट को देख लीजिए एक बार। उल्काब क्या होते हैं? अंतरिक्ष में घूमते हुए चट्टान या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और घर्षण के कारण जलने लगते हैं, तो इनको हम उल्का या टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं। और जब ये जलने से बच जाते हैं और पृथ्वी की सतह पर टकरा जाते हैं, तो इनको उल्का पिंड या मेटेओराइट कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत व अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। सबसे पहले हम लोग भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान देखेंगे, उसके बाद कुछ अन्य देशों का भी देखेंगे। ये परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो बहुत ध्यान से आपको कोशिश करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और ध्यान से याद करने की कोशिश भी करिएगा। सबसे पहले भारत ने जो उपग्रह भेजा था वह था आर्यभट्ट। उसका नाम क्या था?
आर्यभट्ट, और इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? 19 अप्रैल 1975 को। किसकी सहायता से? ये भारत का पहला उपग्रह था जो कि सोवियत संघ की सहायता से, सोवियत संघ यानी कि जो आधुनिक रूस है, इसकी सहायता से इसका प्रक्षेपण हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। ये डेट्स भी याद रखिएगा। दूसरा था भास्कर 1, 1979 में इसको भेजा गया था। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इसके बाद भारत ने शुरू किया था अपना इनसैट श्रृंखला 1982 से। इस श्रृंखला में कई सारे सैटेलाइट भेजे गए थे और ये किससे संबंधित है? संचार और मौसम से संबंधित उपग्रह थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। आगे हम बात करेंगे अब राकेश शर्मा जी के बारे में। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में जाते हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के तहत मिशन सोयूज T11, इनका मिशन का नाम क्या है? मिशन सोयूज T11 से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। अभी दूसरे भारतीय कौन बने हैं आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अभी हाल ही में कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि आगे मैं उनके बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको। अब चंद्रयान 1 बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। 22 अक्टूबर 2008 को इसकी लॉन्चिंग होती है। ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की थी। दूसरा देखिए मंगलयान, इसकी लॉन्चिंग होती है 5 नवंबर 2013 को। कब? 5 नवंबर 2013। ये भारत का पहला मंगल मिशन था। ठीक, 2000 के नोट पे इसी का डायग्राम या चित्र बना हुआ था। चंद्रयान 2 देखिए, 22 जुलाई 2019 को इसकी लॉन्चिंग होती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज हेतु भेजा गया था। यह सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहता है। सॉफ्ट लैंडिंग की जानी थी, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती है, हार्ड लैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यह मिशन असफल हो जाता है। लेकिन पूरी तरीके से असफल नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। देखिए, जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो इसमें कुल 3 चीज़ें थी। क्या क्या? जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ हो गया और इधर आपका यह मून हो गया। अब जब हमारा चंद्रयान 2 पृथ्वी से होकर चंद्रमा पे जा रहा था तो इसने अपना एक भाग यहीं पे छोड़ दिया। कहाँ पर? पृथ्वी की कक्षा में, उसकी ऑर्बिट में। वह एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर छोड़ दिया गया, जो क्या बोला जाता है? ऑर्बिटर बोला जाता है, ऑर्बिटर। इसकी ऑर्बिट में ये चक्कर लगाता है ऐसे चारों तरफ, ये ऐसे चक्कर लगाता है। ये एक सीसीटीवी की तरह काम करता है, चंद्रमा को देखते रहता है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसे हो रहा है। फोटो वहाँ से खींच खींच के भेजते रहता है धरती पे। तो ये कार्यरत है अभी भी। इसमें से ही ऑर्बिटर में से एक पार्ट निकला जो कि चंद्रमा की सतह पे लैंड करने वाला था, जिसको लैंडर कह सकते हैं आप, और इसका नाम रखा गया था विक्रम। इस लैंडर का नाम क्या रखा गया था? विक्रम। और ये लैंड कराने वाला था, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया। उसके बाद अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग करा जाता तो इसमें से एक रोवर निकलता, रोवर मतलब एक यान निकलता, आप इसे मान लीजिए एक फोरव्हीलर निकलता छोटा सा, और ये थोड़ा दूर उसकी सतह पर चल कर 10 मीटर 5 मीटर कुछ दूर चल कर उस पर रिसर्च करता है, जिसको रोवर कहा जाता है। और इसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या रखा गया था? प्रज्ञान। ठीक है, तो चंद्रयान 2 आपको क्लियर हुआ। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने बाद में यह घोषणा की कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की जिस जगह पे उतरा था उसको हम लोग तिरंगा पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? तिरंगा पॉइंट कहेंगे। इसके बाद चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग होती है 14 जुलाई 2023 को की जाती है, और इसका जो सफल लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर हो पाता है वो 23 अगस्त 2023 को होता है। इसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषणा की जाती है मोदी जी के द्वारा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे के रूप में। ये दोनों डेट ध्यान रखिएगा। फिर ये क्या होता है? भारत का यह सफल चंद्र लैंडिंग मिशन रहता है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाता है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत पहला देश बन जाता है। इसके 2 भाग थे, इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था। मैंने पहले बताया ना कि जो चंद्रमा की चंद्रयान 2 में जो भेजा गया था ऑर्बिटर, वो काम कर रहा है, तो इसी ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 में भी काम लिया गया। तो इसलिए इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, केवल 2 ही भाग भेजा गया, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मोदी जी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 जहाँ पर उतरा है इसको हम लोग शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे। चंद्रयान 2 जहाँ उतरा था उसको तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 जहाँ उतरा है उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला गया। अब हम लोग एक मिशन देखते हैं, आदित्य 11 मिशन, जिसको भारत ने लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग होती है 2 सितंबर 2023 को। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय सौर मिशन है ये। किसका अध्ययन करेगा? सूर्य का।
इसे पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, कितना, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसको L1 भी बोला जाता है, के पास स्थापित किया गया है। ठीक है, अब गगनयान को देखते हैं। गगनयान क्या है, ये आगामी मिशन है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। और मोदी जी ने घोषणा की है कि जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे इनको व्योमनाट बोला जाएगा। ये सारे बिंदु आप ध्यान रखिएगा, आने वाले परीक्षाओं में बनेंगे। अब शुक्रयान देख लीजिए, निकट भविष्य में शुक्र के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा और भारत ने अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित करने की भी घोषणा की है। इन सब बातों को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुभांशु शुक्ला जी के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत के नए अंतरिक्ष यात्री हैं। राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय नागरिक कौन बने, शुभांशु शुक्ला बने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने। देखिए अमेरिका, रसिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी, कई सारे मेन उसमें कौन है, रसिया और अमेरिका और साथ में अन्य कुछ देशों की एजेंसियां मिलकर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बना रखे हैं रिसर्च वगैरह के लिए। तो इस पर पृथ्वी से जो है एस्ट्रोनॉट वगैरह या व्योमनाट वगैरह लोग जाते रहते हैं। तो हमारे शुभांशु शुक्ला इस पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये किस मिशन से गए थे, एक्सियोम 4 मिशन से गए थे, XAX4 या एक्सियोम 4 मिशन से। इसका प्रक्षेपण कब हुआ था, 25 जून 2025 को फ्लोरिडा, अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ था। किस यान से हुआ था, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से किया गया था। यान मतलब रॉकेट। अब हम लोग आगे देखिएगा इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो क्या है, जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को संपादित करता है। इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 1969 को ही चंद्रमा पे पहला मिशन भेजा गया था, ध्यान रखिएगा, बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग, ये दोनों डेट सेम है। ठीक है, इसके बाद इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके पहले अध्यक्ष, जिसको संस्थापक भी बोला जाता है, विक्रम साराभाई थे। और एक कथन या एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो वह विक्रम साराभाई हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका जो मुख्य प्रक्षेपण स्थल है, लॉन्चिंग पैड है, वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आए दिनों आप न्यूज में सुनते होंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है, इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। अब इसके प्रमुख प्रक्षेपण यान, लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में देख लीजिए। PSLV इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। LVM 3 इसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये क्या है, ये GSLV MK 3 का नया नाम है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है, ये भी हाल ही में तैयार किया गया है। अब आगे देखेंगे नासा के बारे में। नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। 1958 में ही अपने यहाँ DRDO की स्थापना होती है। दोनों डेट को ऐसे याद करिएगा, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसके कुछ प्रमुख मिशनों को देख लीजिए आप। प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं इसके, देखिए। अपोलो मिशन, अभी मैंने बताया ना कि 1969 में चंद्रमा पर पहला मानव मिशन गया था, जो अपोलो मिशन था। अपोलो 11 पूरा नाम था उसका। और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को इसके द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा आर्टेमिस मिशन देखिए यहाँ पर, ये भी चंद्रमा पर मानव भेजने का एक नया मिशन है जो अमेरिका ने शुरुआत किया है। अभी 2030 तक उसका टारगेट है कि चंद्रमा पर फिर से मानव को भेजेगा। उसके बाद और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, मैंने बताया ना इसके बारे में, कई देशों के सहयोग से अंतरिक्ष में एक स्थायी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये 2021 में स्थापित की गई थी। और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, इसको 1990 में स्थापित किया गया था। ये दोनों ही टेलीस्कोप दूरदर्शी यंत्र हैं जो कि अंतरिक्ष में दूर दूर स्थित जो खगोलीय पिंड हैं इनके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। और आप न्यूज में अक्सर ये सब बातें आती हैं कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से ये खोजा गया, ये देखा गया, या जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस चीज़ की खोज की। तो इन दोनों का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। रॉसकॉस्मॉस, ये किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, रूस यानी कि रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, देखिएगा इसके दो प्रमुख मिशन ध्यान रखना आपको, स्पुतनिक 1 1957 और ओस्टोक 1 1961, ये दो मिशन हैं। पहला मिशन स्पुतनिक जो था, इसके द्वारा अंतरिक्ष में
पहला उपग्रह सैटेलाइट भेजा गया था। ठीक है, इसके बाद ओस्टोक 1 1961, इसके द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किसी विमानों को भेजा गया था, जो यूरिन गागरिन के रूप में भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री या व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जिसको रसिया ने भेजा था ओस्टोक 1 1961 के द्वारा। अब CNSA के बारे में देख लीजिए, क्या है ये? चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके कुछ चंद्र मिशन देखिए, चांग-ई 3 2013 में, चांग-ई 4 2019 में, चांग-ई 5 2020 में। जैसे हम लोग ना चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लॉन्च करते हैं, उसी तरीके से ये चाइना के चंद्र मिशन है। इसमें देखिए ये जो है चांग-ई 5 2020 में, ये चंद्रमा की सतह से कुछ नमूने, कुछ टुकड़े वापस धरती पर लाने वाला इकलौता चंद्र मिशन है। चाइना हम लोग से समझ लीजिए काफ़ी एडवांस हो चुका है इस फील्ड में। आगे देखिए मंगल मिशन। ये जो मंगल मिशन है, इसका एक मंगल मिशन है तियानवेन-1, जिसका एक रोवर है, जैसे रोवर बताया था मैं आपको, जो वहाँ पे चल कर थोड़ा सा रिसर्च करता है, उसका नाम है झुरोंग रोवर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जाक्सा, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका नाम है जाक्सा। ESA क्या है? ये यूरोपियन यूनियन की अंतरिक्ष एजेंसी है। यूरोप के कुछ देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन, तो उसके जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है ESA। अब देखिए लास्ट पॉइंट है हम लोग का, मंगलयान का सफर प्रक्षेपण। देखिए मंगलयान, जिसका पूरा नाम है मार्स ऑर्बिट मिशन, MOM या मंगलयान, इसकी लॉन्चिंग एजेंसी कौन थी? इसरो। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013। उपलब्धि क्या मिली? ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया था। देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि मंगलयान मिशन क्या था हमारा, कि ये पृथ्वी हो गई, ये हो गया मंगल। ठीक, तो हमने पृथ्वी की सतह से मंगल की कक्षा में अपना एक सैटेलाइट स्थापित किया है यहाँ पर। अभी हम मंगल की सतह पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अमेरिका, रसिया और चाइना मंगल की सतह पर पहुँच चुके हैं। रसिया इसका अमेरिका का एक रोवर है, जिसको कई बार पूछा जाता है परसिवरेंस रोवर, वो वहाँ पे गया है। और अभी मैंने चाइना का बताया है तियानवेन-1 जो मिशन था, इसके द्वारा झुरोंग रोवर को वहाँ पे भेजा गया है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अब मंगलयान के बारे में देख लीजिए, महत्व क्या है। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला दुनिया का चौथा देश और एशिया का पहला देश बना। यह मिशन अत्यंत कम लागत वाला था और इसने भारत की तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों ये रहा विज्ञान का पहला चैप्टर का थ्योरी, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और आप अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। और ये जो PDF है, इस PDF में आपको थ्योरी के साथ साथ जो PYQ सीरीज थे उसके भी PDF एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।